होंगे। ये आपका क्लास 10th साइंस का वन शॉट वीडियो है। एक ही वीडियो में आपका पूरा पार्ट कंप्लीट कर देंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स इसमें कवर करेंगे और इन इम्पोर्टेंट टॉपिक से आप बना सकते हैं जैसे बहुविकल्पी प्रश्न जो कि ओएमआर अपनी फिलअप करेंगे, अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो 2 नंबर सॉरी 1 नंबर का काम करेगा, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो 2-3 नंबर का काम करेगा। इस तरीके से आपका पूरा टॉपिक कवर होगा। टॉपिक्स हम इसमें हेडिंग टू हेडिंग पूरा कंप्लीट करेंगे जिसके सहारे से आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। वन शॉट जो भी बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को जरूर देखेंगे। अभी तक जो भी बच्चे नहीं पढ़े हैं, यहाँ पर हमने लिखा है कि जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़े हैं वो इस वीडियो को जरूर देखें। फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ कवर ऑल टॉपिक्स, मतलब हम सारे टॉपिक को कवर करने वाले हैं। धातु अधात आपका पार्ट है, समझ रहे होंगे पूरा डिटेल। अब चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं कि क्या क्या चीजें हैं और ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए जरूरी, यहाँ पर हमने लिख दिया है सभी बोर्ड परीक्षाओं के लिए जरूरी और एक ही वीडियो में कवर होगा आपका। ठीक, यहाँ से चलते हैं और दिखाते हैं वो चीजें। और अब दिखाते हैं, बताते हैं। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो धात अधात में अगर बात करें, जितने भी आपके तत्व हैं टोटल, अगर आप तत्वों की तुलना करें, मतलब सॉरी कैलकुलेट करें, तो आपका 118 तत्व आपके हैं, जिसमें से 118 तत्व आपका आवर स्टडी जो देखते हैं, आवर स्टडी उसमें तत्वों की अगर काउंटिंग करेंगे 118, जिसमें से हमारा 90 से अधिक धातुएं हैं और 22 अधातुएं, कुछ उपधातुएं। ठीक, तो यहीं से पाठ आपका स्टार्ट हो जाता है जिसमें आपका ये सारी चीजें दिया गया है। 90 अधिक अधातु हैं और 22 अधातुएं हैं, उसके बाद उपधातु हैं। ये हो गया। अब धातु जो है वो क्या होती है, धातु के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम में आपके ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है धातु क्या है उसके बारे में, तो हम पूरा यहाँ पर कवर करेंगे। धातु क्या है, आवर सारणी में अगर देखते हैं बाईं तरफ तथा मध्य में रखे जाने वाले तत्व धातु कहलाते हैं। ठीक, और इसमें जो होता है, जो बाईं तरफ रखे जाते हैं और तथा मध्य में रखे जाने वाले जो तत्व होते हैं वो धातु कहलाते हैं। और दूसरे शब्दों में बोले तो धात्विक चमक इसमें होती है, जिसमें धात्विक चमक होती है। और इसमें क्या क्या गुण होते हैं, प्राय ये तन्य भी होते हैं, तन्य होते हैं, आघात वर्ध्य होते हैं, विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, और दृढ़ और अधिक घनत्व वाले होते हैं। क्या होते हैं, दृढ़ और अधिक घनत्व वाले होते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम इसके ऑक्साइड जो होते हैं, इसके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं, इससे ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति होते हैं। अब ये सारे गुण होते हैं, मतलब इसमें चमक होता है, धातु जो होंगे इसमें चमक होगा। आघात वर्ध क्या मतलब क्या समझते हैं, कोई भी मतलब धातु जब होगी उसको पीट देंगे ना तो वो चपटा हो जाएगा, वो चादर जैसा बदल जाएगा, ब्लेड जैसा, मतलब एकदम पतला हो जाएगा। अगर चादर के रूप में अगर पीट के आप परिवर्तित कर सकते हैं तो धातु है। और तन्य जो होता है जिसको हम पीट करके या किसी तरीके से इसको हम ढाल करके उसको तार के रूप में कन्वर्ट कर लेते हैं, बदल देते हैं, तो वो तन्य होता है। उष्मा का सुचालक और विद्युत, मतलब उसमें विद्युत जो होती है इधर से उधर क्रॉस करे, अगर एक सिरे पर आप विद्युत लगा रहे हैं तो अगले सिरे पर विद्युत पहुंच जाए, या उष्मा एक सिरे पर लगा रहे हैं तो अगले सिरे पर उष्मा पहुंच जाए, ये होता है आपका कुचालक, सॉरी सुचालक। ठीक है, और घनत्व वाला मतलब उसमें घनत्व होते हैं। तो ये सारी चीजें मैं जैसे अब उदाहरण के लिए देखते हैं तो इसमें हमारा क्या होता है, लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, तांबा, प्लेटिनम, सोडियम। ठीक है, अगर जो पीछे मेरे है ना दिखाई दे कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर स्क्रॉल करेंगे। और हाँ, इसका पीडीएफ हम जो है, इसका पीडीएफ अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर देंगे, जिस पर पासवर्ड लगा हो सकता है, तो पासवर्ड आपको हमें कमेंट करना पड़ेगा, तो पर्सनल आपको पासवर्ड दे देंगे, नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। ठीक है, तो पोटेशियम, उसके बाद मैग्नीशियम, फिर लोहा, फिर एल्यूमिनियम, फिर कैल्शियम, फिर बेरियम, फिर ये आपके सारे सारे धातु हैं। अब धातुओं का उपयोग, धातु का उपयोग कहाँ होता है, धातुओं का उपयोग हमारा इमारत, पुल, रेल, पटरी को बनाने में, हवाई जहाज, समुद्री जहाज, गाड़ियां बनाने में, घर के उपयोग में होने वाले बर्तन, आभूषण, मशीन, पुर्जे आदि निर्माण किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है। अब आ जाते हैं हम अधातु पर, किस पर आ जाते हैं, अधातु पर। अगर हम अधातु की चर्चा करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना है कि अधातु क्या है। तो अधातु सबसे पहले देखते हैं तो यह नरम और मलिन, भंगुर, उष्मा और विद्युत जल, मतलब उसका रिवर्स। यह जो होता है यह एक नरम होता है, वो कठोर होता है लेकिन ये नरम होता है। ये
आपका गंदा होता है, चमकदार नहीं होता है, वो चमकदार होता था। उसमें वो आपका क्या पीटने पर वो टूटता नहीं था, खंड-खंड नहीं होता, लेकिन ये पीट देंगे तो टूट जाएगा, ये चपटा नहीं होगा, वो भंगुर होगा। ऊष्मा और विद्युत का सुचालक नहीं होगा, कुछ और मतलब इसमें बिजली और ये आपका ऊष्मा एक सिरे से दूसरे सिरे पर नहीं जाएगा। तो उसका उल्टा अधातु नाम है ना इसका। इसमें जो ध्वनिक नहीं होते हैं उसमें क्या है, अब अगर कोई वस्तु से अगर मारेंगे ना तो उसमें क्या होगा, टन टिन टुन आवाज ध्वनि उत्पन्न करेगी, बट ये ध्वनि उत्पन्न नहीं करेगी, तो ये धातु होगी, इसमें ध्वनिक नहीं होता है। जिसमें ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, फास्फोरस हो गया, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, अधिक से अधिक जो भी गैसें हमें सुनने को मिलती है ना, ये सब धातु में आ जाती है, आप देखे होंगे। धातु का उपयोग देखते हैं, जैसे इसमें उपयोग था, इसमें उपयोग ऑक्सीजन हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, ये धातु आप देख ही रहे हैं, सजीव श्वसन के समय अंदर लेते हैं। और नाइट्रोजन का उपयोग हम उर्वरक के रूप में पौधों के उपयोग के लिए करते हैं, वृद्धि के लिए। और क्लोरीन जो होता है उसका उपयोग हम जल शुद्धिकरण के प्रक्रम में जो क्लोरीन होती है उसको गैस का हम जल शुद्धिकरण के लिए यूज करते हैं। आयोडीन जो होता है आप समझ रहे हैं, एंटीबायोटिक के रूप में घाव पर लगाया जाता है, हम भोजन के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब हम चलते हैं आगे। आगे हमारा धातु और अधातु में अंतर, तो आप इसको पढ़ेंगे, धातु और अधातु में अंतर। धातु और अधातु में दोनों में हम कवर कर पढ़ाते हैं। मरकरी के अतिरिक्त सभी कक्ष ताप मतलब जो ताप पर ठोस के रूप में होते हैं, बाकी जो होते हैं तीनों अवस्थाओं में व्यापक ब्रोमीन तरल अधातु होती है। ये फर्क है, अंतर मतलब अंतर तो बहुत सारे हैं, उसको आप पढ़े ही होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तन और अघार होते हैं, ये तन और अघार धातु में ये सब नहीं होता है। इसमें ध्वनि और चमक होती है, इसमें ध्वनि और चमक नहीं होती है। ये उच्च घनत्व होते हैं, लेकिन सोडियम पोटेशियम कम घनत्व का होता है। अधातु में अपेक्षाकृत कम घनत्व होता ही। और धातु ऑक्साइड क्षारीय उभयधर्मी होते हैं, लेकिन ये अधातु जो होता है प्रकृत अम्लीय होता है। धातु के तन उंगली से हाइड्रोजन को विस्थापित कर हाइड्रोजन गैस निर्माण करते हैं, लेकिन अधातु जो होता है तन उंगली से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करता है, निर्माण नहीं करता है, विस्थापित करता है। और जो धातु होता है ये ऑक्साइड आयनिक बनाते हैं, ये अधातु ऑक्साइड संयोजी होते हैं। तो ये सारी चीज। और अधातु में आपका एक मरकरी होता है जो कि आपका देखे होंगे ठोस रूप में नहीं होता है, उसका अपवाद है। ठीक है। इसी तरीके से ये जो है तीनों अवस्था में व्यापक ब्रोमीन तरल धातु होती है। अधातु जो होती है ये तरल ही होगी। अगला पेज हम देखते हैं। अगला पेज आपका ये है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो सबसे पहले धातु के जो गुण होते हैं, धातु में हमने गुण पढ़ा, आप इसको डिटेल पढ़ लेंगे। भौतिक स्थिति देखें, भौतिक स्थिति ठोस कठोर होती है, यानी कठोरता अलग अलग होती है, इसका गलनांक अधिक होता है। चमक देखते हैं तो चमक जो होता है शुद्ध रूप से ये चमकदार होती है, सतह इसकी चमकदार होती है। और गुणधर्म जो होता है धात्विक चमक उसको बोलते हैं। अगाधवर्त मतलब पतली चादर पीट कर चादर बनाया जा सकता है, यानी अगाधवर्त बोलते हैं इसको। सोना चांदी आदि सबसे अगाधवर्त धातु है। तन्यता कर देखे तो इसको हम खींच करके तार के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं, तन्य बोला जाता है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोच लीजिए, एक 1 ग्राम सोने से आप 2 किलोमीटर का तार कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना तन्य होता है। चालकता अगर देखें तो धातुएं उसमें सुचालक होती हैं। सिल्वर कापर अच्छे चालक होते हैं। सिल्वर जो होता है और कापर जो होता है ये अच्छे चालक होते हैं। और इसका अपवाद देख लीजिए, लेड और मरकरी जो है उसमें के कुछ चालक होते हैं, लेकिन ये आपका उल्टा हो जाता है। ये ऐसी कंडीशन होते हुए भी नहीं मानता है। ध्वनिक, इसमें कठोर सतह टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है, ध्वनिक बोलते हैं, ये होता है। लेकिन अधातुओं क्या आ गया आपका, धातुओं के गुण। अधातुओं के गुण देखते हैं तो अधातु के गुण कौन कौन से हैं। अधातु के गुण देखिए, अधातु के गुण भौतिक स्थिति देखा जाए तो ठोस है या फिर गैसें होती है। ब्रोमीन लेकिन अधातु है जो द्रव्य ही होती है, जो द्रव में होती है, ठीक है, तो उसका अपवाद है। अधातु में चमक नहीं होती, लेकिन अपवाद इसमें है कि आयोडीन धातु जो होती है जो चमकीला होती है। अपवाद में आप ध्यान जरूर करें, इस पर बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेगा। अब बहुविकल्पी क्वेश्चन का हमारा अगला पार्ट आएगा जिसमें हम आपको 150 क्वेश्चन देंगे। 150 क्वेश्चन में आपका पूरा हो जाएगा, विद पीडीएफ के साथ आपको समझाएंगे और पीडीएफ भी देंगे। लेकिन पीडीएफ आपको ऐसे नहीं खुलेगा, आपको उसमें पासवर्ड मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, पासवर्ड आपको अगर आप उसको एक्सेस करना हो तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा। हम पासवर्ड वीडियो में बता सकते हैं, नहीं तो आप हमें व्हाट्सएप कर लेना, हम उसका पासवर्ड बता देंगे। दो में से एक काम करना, अगर हमें व्हाट्सएप करना तो आप वीडियो को देख लीजिएगा, इसी में आपको वीडियो को लास्ट में आपका इसका पासवर्ड आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, अगाधवर्त नहीं होते हैं, भंगुर होती हैं, इन्हें पीटने पीटने पर ये टूट जाती हैं। ये क्या होती हैं, टूट जाती हैं, लेकिन वो छपटा हो जाता है, लेकिन ये टूट जाती हैं। तन्यता, ये तन्य नहीं होती है। चालकता,
विद्युत ऊष्मा के कुचालक होते हैं। तो सभी प्रकार से यहाँ पर क्लियर कर दिया गया टॉपिक को। अब यहाँ पर थोड़ा सा नोट है, इसको देख लीजिए। नोट, कार्बन एक अपर रूप हीरा ऊष्मा का सुचालक होता है। ये जो होता है एक ऐसा आपका यहाँ पर कार्बन जो है एक अपर रूप हीरा है, हीरा आपका ये सुचालक होता है। कार्बन का अपर रूप ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ठीक है, इस तरीके से देखेंगे ग्रेफाइट वगैरह क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ओके, मतलब ये हमारा धातु में आ रहे हैं लेकिन ये हमारा सुचालक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें गुण हमारे अधातुओं के मिलते हैं। धातु के समान जो आपके रासायनिक गुणधर्म है, धातु के पहले रासायनिक गुणधर्म देखते हैं, पहले धातु के फिर अधातु के। भौतिक तो हो गए आपके, अब हम रासायनिक गुणधर्म देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म देखते हैं तो यहाँ पर आप देखते हैं कि अगर धातु जो है वो ऑक्सीजन की अभिक्रिया करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ऊष्मा देगा, यानी जब ऊष्मा देगा तो उसे हम दहन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दहन। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस पर बनेगा, ध्यान देना, दहन बोला जाता है। और समान तरीके से देखते हैं कि धातुओं का, अगर धातुओं को वायु में दहन करने पर चमकदार ज्वाला के साथ होता है। अगर धातुओं को हम जलाएंगे तो वो उसका जो दहन होगा, जलेगा तो वो उसकी ज्वाला जो होगी चमकदार होगी। लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर के संगत धातु के ऑक्साइड बनाती है, यानी धातु प्लस ऑक्सीजन और धातु ऑक्साइड बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद उदाहरण के लिए, यानी जब हम कॉपर को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ऑक्सीजन के साथ मिलकर के ये काले रंग के कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर आपका ये देखिए, ये हमारा ऑक्सीजन के साथ जलने पर तो ये कॉपर ऑक्साइड हमारा तैयार हो जाएगा। ठीक है, अगर ना दिखाई दे तभी मैं पीछे करता हूँ, आपको ऊपर दिखाई दे देगा। यहाँ पर देखिए, इसी प्रकार एल्यूमिनियम को देखते हैं तो ऑक्साइड प्रदान करता है ये। यहाँ पर देखिए, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से मिलकर के एल्यूमिनियम ऑक्साइड आपका तैयार कर दिया। धातुओं के ऑक्साइडों के गुणधर्म, तो ऑक्साइडों गुणधर्म ये है आपके, कुछ आपको पढ़ सकते हैं। ये प्राकृतिक क्षारीय होने के कारण ये अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ठीक है, ये लवण तथा जल बनाते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड जो है जिंक ऑक्साइड जैसे कुछ धातु ऑक्साइड अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के व्यवहार व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। ये दोनों प्रकार के इसके गुण इसके अंदर होता है। इसलिए देखिएगा, एल्यूमिनियम के साथ आपका यहाँ पर HCl NOH के साथ आपका सोडियम एल्यूमिनेट आपका बन रहा है। तो इस तरीके से आप देखें, अधिकांश धातु जो होते हैं वो ऑक्साइड जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन कुछ जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं। कुछ देखिए, अघुलनशील होते हैं। तो धातु जो होते हैं अधिकतर ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील। आप देखिए, सोना ले लीजिए, ये क्या है, अघुलनशील है, घुलेगा नहीं। मतलब वो तो धीरे धीरे खत्म हो, अलग बात है, लेकिन घुलेगा नहीं। तो इस तरीके से, लेकिन कुछ जो होता है वो जल में घुल करके क्षार प्रदान करते हैं, मतलब क्षारी बना देते हैं। सोडियम ऑक्साइड और पोटेशियम ऑक्साइड को निम्न प्रकार से जल में घुलकर क्षार प्रदान करते हैं। यहाँ पर देखिए, ये NaOH और KOH है। ठीक है, सब बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये तैयार हो रहा है। उभयधर्मी ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड किसे बोलते हैं, अगला आपका टॉपिक है। ऐसे धातु जो ऑक्साइड, मतलब ऐसे धातु ऑक्साइड, कौन सा ऑक्साइड, उभयधर्मी ऑक्साइड पूछा है, तो ऐसे धातु ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाए, ऐसे आपके ऑक्साइड हों, ऐसे धातु ऑक्साइड, धातु ऐसे ऑक्साइड हों जो आपका अगर अम्ल और क्षार से दोनों से क्रिया करे, अम्ल और क्षार दोनों से क्रिया करे तो क्या बनाए, आपका जल और लवण बनाए, तो उभयधर्मी ऑक्साइड बोला जाता है। तो और आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पर देखिए, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता, धातुओं की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रियाशीलता। तो पोटेशियम और सोडियम जैसी कुछ धातुएं होती हैं, वो इतनी तेज अभिक्रिया करती हैं कि खुले में रखने पर आग पकड़ लेती हैं। मतलब धातु के कुछ ऑक्सीजन के साथ ऐसी अभिक्रियाशीलता होती है, ऐसी कुछ धातु है जो कि अगर आप उसे ऑक्सीजन में रखें, खुले में रख दें, तो इतनी तेज अभिक्रिया करती है तो कभी कभी उसमें आग लग जाती है, यानी आग पकड़ लेती है। जैसे आप उसमें पोटेशियम और सोडियम है। तो सिल्वर और गोल्ड अत्यंत अधिक ताप पर भी ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, लेकिन सिल्वर और गोल्ड जो होते हैं ये अधिक ताप पर भी, कितना भी इसमें टेम्परेचर हम आग में भी रख दें, तो धातु है इन पर जैसे ऑक्सीजन से जब ये अभिक्रिया करती है ना, तो इस पे आपको क्या होता है, ये धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की पतली परत बन जाती है। आप उसको देखे भी होंगे, मिला भी होगा। ऑक्साइड की ये परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीजन से क्रिया से सुरक्षित रखती है। गर्म करने पर आयरन का दहन नहीं होता है, लेकिन जब बर्नर की ज्वाला पर लौह चूर डालते हैं तब यह तेजी से जलने लगता है। तो ये कंडीशन होती है, इसलिए सारी चीजें। अगला हम देखते हैं धातुओं के साथ जल की क्रिया। किसके? धातुओं के साथ हम जल की क्रिया पर चलते हैं। तो जल की क्रिया हो तो क्या हो, जल की क्रिया से हमारा जो धातु हाइड्रोजन गैस तथा धातु का ऑक्साइड उत्पन्न करती है। क्या? हाइड्रोजन गैस और धातु का ऑक्साइड।
और ये धातु जो होता है, कुछ धातु जो ऑक्साइड में जल में घुलनशील होते हैं, जो जल में घुल करके धातु ऑक्साइड प्रदान करते हैं, वो सभी धातुएं जल के साथ क्रिया नहीं कर सकती हैं। जो है सभी धातु जल के साथ क्रिया कर नहीं सकती है, मतलब मिल नहीं सकती, लेकिन कुछ हैं। तो धातुओं के अम्ल के साथ क्रिया, आपको देखिए पेपर में जो भी आएगा जिसके साथ उसी के साथ लिखिएगा, नहीं तो एक दो आप कुछ भी लिख सकते हैं, थोड़ा बहुत बस, पूरा डिटेल बहुत ज्यादा नहीं लिखना, पढ़ के आप समझ लीजिएगा। अम्ल के साथ अगर आप क्रिया करेंगे तो संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस प्रदान करती है। सोडियम और पोटेशियम धातु जो होता है अम्लों के साथ अत्यंत मतलब अत्यधिक तीव्रता से क्रिया करती है, और धातुओं के तन अम्लों के साथ जैसी HCl क्रिया करने के दर निम्नलिखित कुछ इस तरीके से है। ये आपका देखिए आरोही आरोही क्रम में लिखा हुआ है, HCl से क्रिया नहीं करता है ये चीज। धातु जो है लवण के विलयन के साथ कैसे अभिक्रिया करेगी, तो अगर देखा जाए तो धातु जो है अधिक अभिक्रियाशील धातु से अपने कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक के विलयन या विलयन के गलित अवस्था से विस्थापित कर देती है, और विलयन या विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया तो हम पहले पाठ में पढ़े हैं। अगर धातु ए और बी इसके विलयन विस्थापित कर देती है तो धातु बी की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील होते हैं। इसको पीडीएफ में पढ़ लीजिएगा, ज्यादा डिटेल इसमें नहीं समझना, जो चीजें इंपॉर्टेंट होंगी हम उसको बताते चलेंगे, ज्यादा आप इस पर ध्यान दीजिएगा। अब हम देखते हैं धातुओं और अधातुओं के साथ अभिक्रिया। धातु जो होते हैं अगर वो अधातु के साथ मिले तब कैसा उसका रिएक्शन रहेगा। तो तत्व जो होते हैं अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष में पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बनाते हैं। अधातु के परमाणु जो होते हैं संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर विद्युत बल में बंध करके आयनिक सोडियम आयनिक यौगिक बनाते हैं। मतलब बोला जा रहा है वो प्लस में आयन बनाते हैं, वो माइनस में आयन, और दोनों मिल करके एक मजबूत तत्व का निर्माण कर देते हैं। तो इस तरीके से चीजें होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, पता चलेगा सारी चीजें। ये है आपकी इसकी सक्रियता। इसकी सक्रियता अगर आप इन सभी प्रकार के देखेंगे, अगर यहाँ पर धातुओं को, तो इनकी सक्रियता कैसे है। तो सक्रिय श्रेणी में अगर आप देखेंगे तो जिन धातु की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम में, किसमें, ये आपका अवरोही क्रम में है, ध्यान दीजिएगा, ये किसमें है, अवरोही क्रम में है। अवरोही मतलब घटते क्रम में। सबसे अगर देखा जाए सबसे अधिक क्रियाशील है कौन सा, आपका पोटेशियम धातु में, ठीक है। उसके बाद देखते हैं अवरोहित मतलब आप समझ रहे हैं ये घटते क्रम में है, ठीक है, ये घटते क्रम में है। किसमें, धातुओं की क्रियाशीलता अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर आयरन, फिर लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी, फिर सिल्वर, फिर गोल्ड। इस तरीके से ये आपका सबसे कम क्रियाशील यहाँ पर गोल्ड दिखाया गया है, और सबसे अधिक क्रियाशील आपका यहाँ पर पोटेशियम दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ से आपकी घटती हुई क्रियाशीलता का एक यहाँ से दिया गया है। इस तरीके से आप इसको पीडीएफ में पढ़िएगा। यहाँ पर आप देखेंगे अब अगला, तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म। आयनिक यौगिक क्या होता है, आयनिक यौगिक के गुणधर्म देखते हैं। तो भौतिक प्रकृति इसकी कैसी होती है, यानी ऋण धन के आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल होता है, और यौगिक ठोस एवं कठोर होते हैं, और सामान्यतः भंगुर होते हैं, दाब डालने पर टुकड़ों में टूट जाते हैं। ये आयनिक यौगिक की भौतिक प्रकृति होती है। अगर गलनांक की चर्चा करें क्वथनांक की, तो गलनांक क्वथनांक कैसा था, आयनिक यौगिक गलनांक और क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है, क्योंकि मजबूत जो होता है अंतर आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा की आवश्यकता होती है, ठीक है। और इसी तरीके से घुलनशीलता देखते हैं। वैद्युत संयोजक यौगिक समानता जल में घुलनशील, और केरोसिन, पेट्रोल आदि जैसे विलायक में अभिलेय होते हैं। इस सब में क्या होते हैं, अभिलेय होते हैं, ठीक है। और विद्युत चालकता देखिए, ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत का चालन नहीं करते हैं, क्योंकि ठोस अवस्था में इस दृढ़ संरचना के कारण आयन गति संभव नहीं हो पाती है, और लेकिन गली और जलीय अवस्था में आयन स्वतंत्र रूप से गमन करते हैं और विद्युत का चालन करते हैं। अगर वो जलीय और गलित अवस्था में रहेंगे ना तो विद्युत का चालन करेंगे। और धातुओं की प्राप्ति, धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है। सबसे पहले धातु क्या है, धातु की मतलब धातु जो है तो पता है, धातु की प्राप्ति हम कहाँ से कर पाते हैं, कैसे मिलता है। पृथ्वी की भूपर्पटी और धातुओं के मुख्य स्रोत हैं कौन कौन से, खनिज और अयस्क। पहले हम खनिज और अयस्क की चर्चा करते हैं, ये सब पे क्वेश्चन बनेंगे। देखिए ये टॉपिक वाइज का आपका कवर हो रहा है। खनिज जो होता है, पृथ्वी की भूप्रकृति के प्रकृति के रूप में पाए जाने वाले तत्वों के यौगिकों को खनिज कहते हैं। मतलब भूप्रकृति के प्रकृति रूप में जो प्राकृतिक रूप में आपको मिल रहे हैं, जो तत्व और यौगिक मिल रहे हैं, वो क्या है, खनिज है। अयस्क क्या होते हैं, कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु काफी मात्रा में होती है। कुछ स्थानों पर देखने को जो होता है, वो धातु जो होती है वो आप काफी मात्रा में आपका काफी मात्रा में होते हैं, जिसे निकालना लाभकारी होता है। इन्हें खनिज को अयस्क कहते हैं, इन खनिजों को अयस्क कहते हैं। अब क्या है, धातुओं का निष्कर्षण कैसे कैसे होता है उसके बारे में
अब क्रियाशीलता के आधार पर अगर हम धातुओं को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यहाँ पर होता है आपका निम्न अभिक्रियाशील धातु, फिर मध्यम अभिक्रियाशील धातु, फिर उच्च अभिक्रियाशील, मतलब कम वाले, बीच वाले, अधिक वाले। प्रत्येक वर्ग में आने वाले धातुओं को प्राप्त करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग किया जाता है, वो तो बात है ही। सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातु को सबसे कम अक्रियाशील या स्वतंत्र अवस्था में पाई जाए, उदाहरण के लिए गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लेटिनम और कॉपर स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। कॉपर और सिल्वर अपने सल्फाइड और ऑक्साइड के अयस्क के रूप में संयुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। सक्रियतक श्रेणी में अगर सबसे ऊपर देखा जाए तो आपका पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि अधिक अक्रियाशील है। ये कभी भी स्वतंत्र तत्व के रूप में नहीं पाई जाती हैं। अयस्क से शुद्ध धातु का निष्कर्षण निम्न चरणों में है, मतलब ये आपका स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती है, जो आपका अधिक अक्रियाशील है। आगे हम चलते हैं सक्रियता की श्रेणी में आपको देखते हैं नीचे वाली धातुओं का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। तो इन धातुओं के ऑक्साइडों को केवल गर्म करने से धातु को प्राप्त किया जा सकता है। उदाहरण के लिए सिनाबार जो है HGS मरकरी पारद का एक अयस्क है। ये क्या है? पारद मतलब मरकरी का एक अयस्क है। वायु में गर्म करने पर यह सबसे पहले मर्क्यूरिक ऑक्साइड में परिवर्तित और अधिक अगर गर्म करे तो मर्क्यूरिक ऑक्साइड मरकरी पारद में अपचयित हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से। और सक्रियता श्रेणी में मध्य स्थिति में धातुओं का निष्कर्षण कैसे होता है? उच्च श्रेणी वाला हो गया, मध्य श्रेणी वाला अगर हम देखें कैसे होता है, तो मध्य वाले में आपका प्रकृति में यह प्राय सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। किसमें? सल्फाइड और कार्बोनेट के रूप में। सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना अधिक आसान होता है। कार्बोनेट और सल्फाइड को पहले ऑक्साइड में बदला जाता है और इस तरीके से जैसे कि ये पहला विधि भर्जन, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। मतलब जब हम सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अगर अधिक ताप पर गर्म करते हैं तो ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, तो भर्जन बोला जाता है। और तापन जिंक ऑक्साइड अयस्क का भर्जन कुछ इस तरीके से है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा यह क्रिया है। निस्तापन क्या होता है? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निस्तापन। अपचयन कार्बन जैसे उपयुक्त अपचयक का उपयोग करके भर्जन और स्थापन से प्राप्त धातुओं मतलब ऑक्साइडों से धातु प्राप्त की जाती है। उदाहरण के जब जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो यह जिंक धातु में अपचयित हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये तापन करने के बाद आपका जिंक और कार्बन आपका ऑक्साइड यहाँ पर प्राप्त किया जा सकता है। धातुओं का परिष्करण, धातुओं का परिष्करण कैसे किया जाता है इसके बारे में देखते हैं। तो विभिन्न अपचयन प्रक्रम में अगर देखें तो धातु पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, वो तो बात है। धातु पूर्ण रूप से थोड़ी शुद्ध होती है, इसमें अपद्रव्य होते हैं जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। अधातु से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक प्रचलित जो विधि होती है वो विद्युत अपघटनी परिष्करण होता है। विद्युत अपघटनी द्वारा धातु को एकदम शुद्धि किया जाता है बढ़िया से। विद्युत अपघटनी परिष्करण ये आपका पेपर में इसमें आपका आते हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिएगा एक बार ठीक से। तो यहाँ पर देखते हैं कॉपर, जिंक, टिन, निकेल, सिल्वर, गोल्ड आदि धातु का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? विद्युत अपघटन द्वारा। और इस प्रक्रिया में अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को पतली परत के कैथोड बनाया जाता है। अधातु के लौह विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। विद्युत प्रवाह के पश्चात एनोड में अशुद्ध धातु विद्युत अपघट में घुल जाती है और उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट से कैथोड पर निक्षेपित होती है। अभिलेय शुद्धियों को एनोड नली पर निक्षेपित किया और जिसे एनोड पंख कहते हैं। एनोड पंख किसे कहते हैं? कभी कोई पूछा जाएगा तो ध्यान में। अब आ जाता है संक्षारण। संक्षारण आपका पहले चैप्टर में भी था, हमने बताया था। अब इसमें भी आप संक्षारण एक बार पढ़ लीजिए। संक्षारण क्या है? जब धातु के वातावरण में उपस्थित मुख्यतः जैसे ऑक्सीजन, अम्ल, आर्द्रता इन तीनों के संपर्क में आकर क्षय होना प्रारंभ हो जाता है, इसी को समझिए जंग लगना। सिल्वर का संक्षारण खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती हैं। ऐसा सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाने में के कारण होता है। और कॉपर का संक्षारण किस तरीके से होता है? कॉपर वायु में उपस्थित आर्द्र CO2 से अक्रिया करके अपनी भूरे रंग की चमक धीरे धीरे खो देता है। इस पर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट की हरे रंग की परत चढ़ जाती है। फिर है लौह का संक्षारण। देखिए सिल्वर का संक्षारण, कॉपर का संक्षारण और उसके बाद लौह का संक्षारण। ठीक, अगर लोहे का संक्षारण देते हैं तो आर्द्र वायु में रहने वाले लोहे के भूरे रंग की जो परत चढ़ जाती है उसे जंग लगना या इसको आप बोलते हैं Fe2O3 2NH2O। ठीक है, अब संक्षारण के सुरक्षा के क्या क्या मतलब इसकी सुरक्षा है।
धातुओं पर पेंट करके, तेल लगा, ग्रीस लगा करके, यस लेपन करके, क्रोमियम लेपन करके और एनोडीकरण करके मिश्र धातु बनाकर संक्षारण को धीमा किया जा सकता है, रोका जा सकता है। यस दलेपन क्या है कि लोहे और इस्पात के जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते यानी जिंक की परत चढ़ाना ही आपका यस दलेपन बोला जाता है। इसको बहु तरीके में पूछा जा सकता है, ये आपको अति लघु में पूछा जाएगा। मिश्र धातु क्या होता है? अगला है आपका मिश्र धातु क्या होता है, तो मिश्र धातु के बारे में पढ़ते हैं। दो या दो से अधिक धातुओं को कभी कभी अधातु उपस्थित होता है के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु बोलते हैं। धातु मिश्र धातु किसे बोलते हैं? मतलब अगर आप दो या दो से अधिक धातु, कभी कभी अधातु भी इसमें उपस्थित होंगे, तो उनको मिलाने पर जो समांगी मिश्रण तैयार किया जाता है उसे मिश्र धातु। इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु गलित अवस्था में लाया जाता है, यौगिक तत्व से दूसरे तत्व को निश्चित अनुपात में विलीन किया जाता है, फिर इसे कमरे के ताप पर शीतलित किया जाता है। यदि कोई एक धातु पारद है, इसको मिश्र धातु अमलगम कहते हैं। शुद्ध धातु की अपेक्षा मिश्र धातु विद्युत चालकता और गलनांक कम होता है। ठीक है, ये सारी पॉइंट्स हैं, इसको अब एकदम डिटेल पॉइंट्स में पढ़ लीजिएगा, छटा हुआ चीजें। उदाहरण के लिए अगर हम देखते हैं, उदाहरण के लिए तो जस्ता, जस मतलब तांबा और जस्ता जो होता है मिश्र धातु पीतल और ताम्र और टिन के मिश्र धातु कांसा विद्युत के कुछ अलग होता है, लेकिन ताम्र का उपयोग करके विद्युत प्रकृति बनाने में किया जाता है। सोल्डर क्या होता है? सोल्डर जिसको हम जोड़ते हैं, जो मिस्त्री यूज करते हैं, वही चीज। या सीसा और टिन से मिश्र धातु है जिसका गलनांक बहुत कम होता है और उसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। पता है ना, सोल्डर का होता है, सोल्डिंग जो किया जाता है। उसके बाद आप चलिए, अगला जो है यहाँ पर खत्म हो गया, इतना था आपका। ठीक है, तो आपको हम सबसे पहले बताते हैं, आपका ये हो गया आपका। इससे आप सारे क्वेश्चन आप OMR वाले बना सकते हैं, मतलब 1 नंबर वाले। चाहे आपका अति लघु उत्तरी हो, आप अति लघु उत्तरी भी कर सकते हैं, इसमें आप लघु उत्तरी भी बना सकते हैं, विस्तृत उत्तरी जो भी हो वो भी बना, मतलब सारे क्वेश्चन आप इन सबसे क्रिएट कर सकते हैं। इसमें से आपका पूरा धातु अधातु आपका सारे क्वेश्चन, इतने ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और आपको मिले। आप अगला आपका क्वेश्चन मैं ऑब्जेक्टिव लेकर के आऊंगा, इसी में का ऑब्जेक्टिव मैराथन रहेगा। आप देख लेना, लाइव क्लास चलने पर मैं लाइव चला करके मैं करवाऊं, ताकि आप सब वहां से लगाएंगे। लगभग आपका यहाँ उसमें आपका 150 क्वेश्चन का समागम रहेगा, जिसमें से आपके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मैं बताता चलूंगा, और बाकी आप सारे क्वेश्चन अगर कर लेंगे तो ऐसे भी फंसना ही फंसना। ठीक है, इसमें से जो भी 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आएंगे, 1-2-3 क्वेश्चन वो आपका फंस जाएगा, तो इसलिए आप पूरा 150 क्वेश्चन की सीरीज देखना। पहले में हम ऑब्जेक्टिव बताए हैं, दूसरे में इसी तरीके से ऑब्जेक्टिव आपका इसमें से हम बना देंगे इसका। फिर नेक्स्ट पार्ट का 1 शॉट वीडियो इसी तरीके से हर एक चैप्टर का 1 शॉट वीडियो, कुछ चैप्टर का 1 शॉट वीडियो है, आप देख सकते हैं। बाकी आप इसका अगर अच्छा लगे वीडियो को जरूर इस पर कमेंट करिएगा, और अगर आपको इस PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, चलिए, ठीक है। सेकंड चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सेकंड चैनल मेरा है मास्टर जो मोबाइल टेक चैनल, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, प्लीज इस पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं, एकदम इजी तरीके से आपको मोबाइल कैसे हैंडल करना होता है, ऑपरेट करना होता है, बचत अपने आप को बचाना है अच्छे से। आप यहाँ टेक्नोलॉजी जमाने में अपने आप को ब्रिलियंट कर पाए एक मोबाइल टेक्नोलॉजी में, उसको भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी सिखाते हैं और उसके साथ साथ कोर्सेज के बारे में बताते हैं, कंप्यूटर कोर्सेज कौन से आप कर सकते हैं।